सर, आपका शुक्रिया कि आपने बजट पर बात करने का मौका दिया। मगर बात शुरू करने से पहले मैं इस सोच में था कि अगर बात की जाए तो किस बजट पर बात की जाए। वो बजट जो ना तो हतमी है, ना ही वो किसी मुश्किलात का हल बताता है, बस सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है जो यहां पर की गई। जनाब चेयरमैन, यह बजट यकीनन मुनफरिद था। एक तो इस वजह से कि यह अभी तक हतमी बजट नहीं है, और दूसरा इस वजह से भी कि वो जिस माहौल में पेश किया गया वो भी दीदनी था। हमने देखा कि पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर खल्के खुदा सरापाए एहतजाज थी। पार्लियामेंट के गेट पर ताले लगे हुए थे और नेशनल असेंबली के हॉल के अंदर एक सुकूत तारी था, एक पुरअसरार खामोशी, कब्रिस्तान की खामोशी, और ऑपोजिशन बेंचेस पर कुछ मुर्दा ज़मीर ढेर हुए थे। इस माहौल के अंदर मिफ्ता साहब वहां पर बजट पेश कर रहे थे। बजट क्या पेश कर रहे थे? वो नए नए टैक्सेस की नवीद सुना रहे थे, और दिल तो कर रहा था कि उनसे कहा जाए कि जहां आपने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं तो कुछ ज़मीर फरोशी के ऊपर भी टैक्स लगा दे, पूरी कौम का भला हो जाएगा। ज़मीर फरोशी पर टैक्स लगाएंगे तो कौम का भी भला होगा और इन ऐवानों का भी भला होगा। जनाब चेयरमैन, हकीकत तो यह है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के मुसल्लत होने के बाद इनकी आमद के साथ ही एक महंगाई की सौगात आई। पहले दिन से घी 200 रुपए ऊपर, आटा ऊपर, चीनी ऊपर, डॉलर 200 रुपए क्रॉस कर रहा है। एक हफ्ते में 2 दिन में, कभी नहीं हुआ इस मुल्क में, एक हफ्ते में 2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है 60 रुपए से ऊपर। बिजली 24 का यूनिट 30 तक जा रहा है। गैस 45% लोड शेडिंग, जिसका कोई हाल ही नहीं है। ये वो सौगात है जो ये इंपोर्टेड हुकूमत अपने साथ लेकर आई। और कहते क्या है, कहते क्या हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। यस सर, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जहां एक आम आदमी नलका खोलता है तो पानी नहीं है, चूल्हा है तो गैस नहीं है, घर है तो बिजली नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, और तन पे जो कपड़े थे वो आटे की नजर हो गए। यस, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? वो पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ यहां करप्ट एलीट अशराफिया के लिए बना हुआ था। कौन सा पाकिस्तान जहां गरीब अवाम गुर्बत के समंदर में गोते खाते हैं और अशराफिया के जजीरे आबाद हैं जहां ये चैन की नींद सोते हैं। मगर इनको मालूम होना चाहिए कि ये जजीरे ज्यादा देर कायम नहीं रह सकते। इन गुर्बत के समुंदर में अब तलातुम आ रहा है और वो इस अशराफिया को उनके जजीरों समेत बहा कर ले जाएगा। और जनाब चेयरमैन, बात सिर्फ यहां नहीं रुकती, बात सिर्फ यहां नहीं रुकती। गुलामी और उसके साथ बेहिसी, यहां बेहिसी का दौर दौरा है। अगर कौमों पर मुश्किलात आती हैं, मगर अगर वो मुश्किलात अवाम के साथ हुक्मरान भी शेयर करें तो बात समझ आती है। मगर खतरा उस वक्त पैदा होता है कि जब एक खलीज बढ़ती जाती है हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान, और अशराफिया और हुक्मरान टोले के ऊपर बेहिसी तारी होती है। बेहिसी की मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि कीमतें बढ़ा रहे हैं, मैं दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ा रहा हूं। आपके तो दिल ही पत्थर के हैं। बेहिसी है। आप तो गरीब के मुंह से नवाला छीनते हैं और गैर मुल्की सफीर के मुंह में केक देते हैं। यह है आपका तरीकाकार, यह है वो तस्वीरें जो हम देखते हैं। इसको बेहिसी कहते हैं। यानी सालगिरह मलका की और खुशी में आप निहाल। और मलका के जिक्र से याद आया, भतीजी वो फ्रांस की मलका को भी पीछे छोड़ देती है। उसने तो कहा था कि रोटी नहीं
तो केक खा लो, और ये फरमाती हैं एसी में बैठकर मेरा दिल दुखता है कि मेरे अवाम बगैर पंखे के हैं। यानी इनका दिल भी दुखता है, तो एसी में बैठकर दिल दुखाना है तो बाहर निकले, अवाम के साथ खड़े हों और उनकी मुश्किलात को महसूस करें और उसका अजाला करें, जो यकीनन आप नहीं कर सकते। जनाब चेयरमैन, सिर्फ यही नहीं, वजीर खजाना साहब को देखें, बेहिसी को देखें कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतों, बढ़ती हुई कीमतों के ताजियाने बरसाते हैं और दूसरी साथ ही क्या क्या लगाते हैं। यह है बेहिसी की तस्वीर। अगर कोई सहाफी सवाल पूछ ले तो जवाब में गाली, और संजीदगी का यह आलम है कि बजट डॉक्यूमेंट उनके सामने पड़ा हुआ है और $7 अरब उसमें लिखना भूल जाते हैं और कहते हैं गलती होगी। $7 अरब बजट डॉक्यूमेंट में लिखना भूल जाते हैं। 4 अरब चाइना का, 3 अरब IMF का। यह है इनका संजीदगी का आलम। और फरमाते क्या है? फरमाते हैं हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, वक्त आ गया है मुश्किल फैसले करें। जनाब, आप सिर्फ फैसले कर रहे हैं और मुश्किल बढ़ा रहे हैं। ये मुश्किल फैसले नहीं होते, आप तो फैसले कर रहे हैं और मुश्किल बढ़ा रहे हैं। और हकीकत तो शायद ये है कि आप फैसले भी नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ इंपोर्टेड अहकामात की बजावरी में लगे हुए हैं। सर नीचे कर कर जो हुक्म आता है आप उसको बजा लाते हैं। अवाम की बात ना करें, मुश्किल फैसलों की बात ना करें। मुश्किल फैसले आप इसलिए नहीं कर सकते कि गुलामी की जंजीरें पहनकर मुश्किल फैसले नहीं होते। मुश्किल फैसलों के लिए एक खुददार, मुश्किल फैसलों के लिए एक दयानतदार क़यादत की जरूरत होती है। इमरान खान की क़यादत की जरूरत होती है, जिसने मुश्किल फैसले करके दिखाए। पूरी दुनिया जब कोरोना का शिकार थी, मईशतें नीचे जा रही थी, लॉकडाउन की बात हो रही थी, तो उस वक्त मुश्किल फैसला किया कि लॉकडाउन तो हम करेंगे मगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे। हम अपना रोजगार खुला रखेंगे, हम अपने अवाम के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। ये होते हैं मुश्किल फैसले। मुश्किल फैसले ये होते हैं कि जब आप बाहर नहीं देते NOC के लिए, जब आप किसी भी धमकी को खातिर में लाए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के मफाद के लिए आप सस्ते तेल, सस्ती गैस के लिए रूस से रजू करते हैं, रूस से बात करते हैं ताकि मुल्क का मफाद हो, मुल्क का फायदा हो। ये होते हैं मुश्किल फैसले। और मुश्किल फैसलों के और दयानतदार क़यादत के जो फैसले होते हैं उनके समरात भी होते हैं। और बात तो यह है कि उन समरात को खुद आप अपनी जुबान से अदा करते हैं। जब आप हाथ में पकड़कर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उन तमाम मुआशी जो तरक्की हुई, उन तमाम मुआशी कामयाबियों के ऊपर खुद अपने हाथ से मोहर सब्त करते हैं। जनाब, उन फैसलों का नतीजा क्या निकलता है कि एक तबाह हाल मईशत को कहां पर लेकर आते हैं कि 2 साल कंसेक्टिव 5.6 से 6% की GDP ग्रोथ, 2 साल कंसेक्टिव, ब्रॉड बेस्ड, सस्टेनेबल। यह होता है मौशी इस्तेकाम, यह होती है मौशी तरक्की। जनाब चेयरमैन, यह होता है मुल्क कि जब आप रिकॉर्ड इजाफा करते हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर, रिकॉर्ड इजाफा होता है IT एक्सपोर्ट्स के अंदर, रिकॉर्ड तरक्की करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसको मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, खुद एप्टमा उसका इजहार करती है कि 70 साल में वो तरक्की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने नहीं की जो कोरोना के बावजूद इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुई। जनाब चेयरमैन, ना सिर्फ ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% तक, एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4% तक, और सारी मेजर क्रॉप्स जो है वहां पर बम्पर क्रॉप हमें मिलती है। जनाब चेयरमैन, जब यह होता है तो अवाम एतमाद करते हैं, फिर रेवेन्यू जनरेशन भी होती है, फिर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन होती है। 6,000 ट्रिलियन रुपीस की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन होती है। और आप खुद कहते हैं कि यह कमाल का काम किया FBR चेयरमैन, और खुद ही पहले दिन उस FBR चेयरमैन को फारग कर देते हैं।
जनाब चेयरमैन, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज होती हैं, जनाब चेयरमैन, स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करता है और हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे करती है। ये होती है ईमानदार खुद मुख्तार हुकूमत। क्या वादे? आप तो एक सांस में कहते हैं कहां गई 1 करोड़ नौकरियां। मैं आपको बताता हूं कहां गई 1 करोड़ नौकरियां। 1 करोड़ नौकरियां 5 साल का मतलब यह है 20 लाख नौकरियां सालाना, और आप एवरेज निकालें पीटीआई के दौर की एवरेज निकालें तो आप देखेंगे 18 लाख नौकरियां सालाना के हिसाब से पीटीआई की हुकूमत ने अपने बेरोजगार नौजवानों को दी। और आपका रिकॉर्ड क्या है? पीएमएलएन 11 लाख सालाना और पीपल्स पार्टी 14 लाख सालाना। जनाब चेयरमैन, सिर्फ यही नहीं, फिर आप मुल्क के दूरस्थ मुस्तकबिल पर भी नजर रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इजाफा किया और डैम्स, 6 बड़े डैम्स पर काम शुरू किया, 6 बड़े डैम्स पर, कि ये तवील मुद्दत मंसूबे हैं मगर ये इस कौम के काम आएंगे। आज जो बिजली का बहरान है, जो महंगी बिजली है, सस्ती बिजली मिलेगी। आज जो ज़राअत को पानी की कमी का सामना है, पानी की कमी दूर होगी। ये होता है खुद मुख्तार पुरइत्माद क़यादत, उसका काम। और सिर्फ यही नहीं, वो अपने पिसे हुए तबकों का भी ख्याल रखते हैं। हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि किसी शख्स को यह परेशानी ना हो कि अगर वो बीमार हो तो उसके लिए सरकार उसके इलाज का बंदोबस्त नहीं करेगी। एहसास प्रोग्राम के अंदर कई प्रोग्राम हैं। एहसास राशन प्रोग्राम, जिसका बजट आपने बंद कर दिया। क्या था एहसास राशन प्रोग्राम? वो यही था कि जो बुनियादी चीजें हैं उनमें आपको 30% रायत मिलेगी। आपने उस पर भी मोहर लगा दी। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम और एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम और बेशुमार हैं। आपने क्या किया? आपने इस प्रोग्राम में से भी एहसास को निकाल कर इसको बेनजीर कर दिया। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये था वो मुल्क, ये था वो पाकिस्तान जो अवाम की मुंतखब क़यादत और इमरान खान की क़यादत उसके अंदर था। और जिस दिन इसके ऊपर एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत होती है तो देखें दिनों के अंदर इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। बजट डॉक्यूमेंट उठा के देखें, इसके माथे पे क्या लिखा हुआ है? इसके माथे पे 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन। यानी ये महंगाई और बेरोजगारी का एक समंदर इसके अंदर बंद है। और सिर्फ यही नहीं, ये पलंदा है मस्क शुदा हकाइक का। क्या कहते हैं? जीडीपी ग्रोथ 5%। ये 5% जीडीपी ग्रोथ करेंगे। गैस की बढ़ती हुई कीमतों के साथ, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के साथ, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ, लोड शेडिंग 8000 मेगावाट तक उसके साथ, पानी की कमी के साथ, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इंक्रीज एग्रीकल्चर इनपुट्स के साथ, ये कहते हैं ये ग्रोथ करेंगे 5%। सिर्फ एक पेट्रोल की मिसाल ले लें, सिर्फ एक पेट्रोल की 25% हमारा इंपोर्ट बिल जो है इसकी नजर हो जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया को पेट्रोल इन्फ्लेशन का सामना है। मगर इसका मुकाबला करने के लिए, इससे निपटने के लिए तरीकाकार है। एक से ज्यादा तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जितनी कीमत बढ़े आप कंज्यूमर को पास ऑन कर दें। सबसे कहते हैं मुश्किल फैसले, सबसे आसान फैसला, जो कीमत बढ़े वो आप कंज्यूमर पर पास ऑन कर दें। और सिर्फ यहां ना रुके, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगाएं, फिर उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स लगाएं। मरे को जितना मार सकते हैं उतना मारे हैं। यह है आपकी तदबीर। दूसरा तरीका क्या है जो आपसे नहीं होता? टारगेटेड सब्सिडीज का। वो क्यों नहीं होता आपसे? एक तो विल नहीं है, और दूसरा उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन करनी है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए कौम का एतमाद चाहिए, उसके लिए टैक्स कलेक्शन चाहिए, उसके लिए रेमिटेंसेस चाहिए, उसके लिए एक्सपोर्ट का इजाफा चाहिए। रेवेन्यू कलेक्ट होगा और तरीका यह है कि आप एलीट तबके को उसको टैक्स करते हैं और जो गरीब तबका है
اس کو ریلیف دیتے ہیں, مگر یہ آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے. تیسرا طریقہ انرجی کنزرویشن کا, جس پر ابھی تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور آخری طریقہ بڑے سیاسی فیصلے لینے کا. ہمارے پڑوس میں دیکھیں, پاکستان میں آئے روز قیمت اوپر جا رہی ہے, بھارت میں پیٹرول کی قیمت نیچے جا رہی ہے. کیوں؟ سیاسی فیصلوں کا فرق ہے. کیوں نہیں رجوع کرتے روس کے ساتھ؟ کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتے؟ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ جب آپ کا پڑوسی سستی گیس اور تیل لے سکتا ہے تو آپ کو کیا آ رہا ہے؟ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کو این او سی نہیں ملتا. بات سینکشنز کی نہیں ہے, بات این او سی کی ہے. اس لیے کہ آپ جن کے کہنے پر آئے ہیں, جن کے کہنے پر چل رہے ہیں, وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ لیں جو آپ کے صریحاً ملک اور قوم کے مفاد میں ہو. اور جناب چیئرمین, یہ سنگل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچتی ہے, کیونکہ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بڑھ گئی, کیونکہ کاسٹ آف ایگریکلچر بڑھ گئی, کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی, کاسٹ آف بزنس بڑھ گئی. اس کا سیدھا سیدھا نتیجہ صرف اور صرف مہنگائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج مہنگائی جو ہے 30 اور 40% کی بات ہو رہی ہے, اور یہ بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج لوگ سوال یہ کرتے ہیں, کہاں ہیں وہ ہمارے مہنگائی مارچ کرنے والے؟ آج کیوں نہیں مہنگائی مارچ کرتے؟ جب اتنی کم شرح تھی تو آپ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے, آپ سینہ کو بھی کر رہے تھے. اور آپ جب 30 اور 40% پر مہنگائی پہنچ رہی ہے تو آپ ٹی وی پر بیٹھ کر مہنگائی کے فضائل اور برکات پر لیکچر دے رہے ہیں. یہ ہے آپ کا طرز عمل, یہ ہے آپ کا طرز سیاست جو عوام کے سامنے ہے. جناب چیئرمین, صرف یہی نہیں, اس کے ساتھ یہ جو گروتھ کو بریک لگ رہی ہے, اس کے ساتھ ایک بے روزگاری کا ایک طوفان اور بے روزگاروں کی ایک فوج منتظر ہے. اس کا کیا ہوگا؟ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. اربن ایریاز میں ایک سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار مہیا کرتا ہے, اور وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. کنسٹرکشن سیکٹر آپ نے اس کو بھی اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا. اس میں جو ٹیکسز کی بھرمار کی, اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے. ایک آپ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرتے ہیں, دوسرا وہ اگر کوئی پیسے یہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بھی قدغنے لگاتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز یہاں پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, یہاں پر گھر خریدتے ہیں, یہاں پر پلاٹ خریدتے ہیں, یہاں انویسٹ کرتے ہیں. آپ نے اس کے اوپر بھی ٹیکسز کی بھرمار کر دی تاکہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے, یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے. اور دیکھیں کہ جو آج را مٹیریل ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا, کہ سیمنٹ کا بیگ آج 1000 روپے سے اوپر جا رہا ہے, سٹیل 2 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے. یہی حال بجری, ریت, اینٹ ان سب کی ہے. ٹرانسپورٹیشن کی پرائس اوپر جا رہی ہے. تو یہ ایک سیکٹر جو 40-50 انڈسٹریز کو سپورٹ کرتا ہے, اس کا بھی آپ نے ستیہ ناش کر دیا. تو نتیجہ اگر بے روزگاری نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جناب چیئرمین, بجٹ صرف اعداد و شمار نہیں, بجٹ ایک قومی یکجہتی کی بھی ضمانت ہوتا ہے. بجٹ میں ریاست اپنے تمام اکائیوں ان کو ساتھ لے کر چلتی ہے, ان کا بھی خیال رکھتی ہے. مگر آپ نے یہ چیز بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھی. آپ دیکھیں کہ فاٹا, جو ایکس فاٹا تھا, کس قدر قربانی ہے فاٹا کے لوگوں کی. انہوں نے اپنے گھر بار ان کے تباہ ہوئے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. اس قوم کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. عمران خان کی حکومت نے 3 گنا فاٹا کے بجٹ میں اضافہ کیا تھا. 131 بلین کا بجٹ دیا تھا فاٹا کو, جو آپ نے آج کم کر کے 110 بلین کر دیا ہے. صرف یہی نہیں, ریاست نے کچھ وعدے کیے تھے فاٹا اور پاٹا کے ساتھ. آپ کے علم میں ہے کہ 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2018, اس میں یہ وعدہ تھا کہ 2023 تک ان سے ٹیکسز نہیں لیے جائیں گے. اور آج فاٹا اور پاٹا
بلوچستان کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی ان کو ٹیکسز کے نوٹسز آ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر